हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड दुनिया भर से जहां भी मुमकिन होता है वहां से खबर ला करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, जो इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं, वो आजकल कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। वहां एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है फिलिस्तीन के सिलसिले में, और दुनिया भर से वहां पर बहुत से डेलीगेट्स, बहुत से मेहमान पहुंचे, जिनमें फिरोज मीठी बोरवाला भी शामिल रहे। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अभी कल ही 9 अगस्त में बहुत बड़ी रैली हुई है फिलिस्तीन के हक में कुआलालंपुर में, जो ह्यूमैनिटी फॉर गाजा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रेसिडेंट हैं शेख दातू अब्दुल अजीज। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ डिटेल्स मैंने देखी हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी रैली हुई है। इसके अलावा ये कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मीठी बोरवाला साहब मौजूद रहे, जिसमें इसका टाइटल था टू स्टेट सॉल्यूशन फॉर इजराइल एंड पैलेस्टाइन। इसमें इसका टाइटल था कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन अमंग ईस्ट एशियन कंट्रीज फॉर पैलेस्टीनियन डेवलपमेंट। ये था इसका फोकस। क्या कुछ है, हम समझने की कोशिश करेंगे फिरोज मीठी बोरवाला साहब से। फिरोज साहब, आपने हमें वेनेजुएला कराकास की मीटिंग से भी अपडेट दी थी, आपने मॉस्को से भी दी थी, आपने बेरूत से भी दी थी, लेबनान की राजधानी, जब हसन नसरुल्लाह और उनके साथी शफीउद्दीन का जनाजा था। आप दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों में पहुंच रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस जो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई, उसकी क्या अहमियत थी, क्या कुछ रहा इसमें? जी अहमद भाई, सभी आपके दर्शकों को सलाम और नमस्ते। बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस है कुआलालंपुर में, उसका मकसद बहुत क्लियर है। उसका मकसद है ऑर्गेनाइजिंग 1000 शिप फ्लोटिला टू गाजा। उसका नाम है 1000 वाटरमेलन फ्लोटिला टू गाजा, कि जो सीज तोड़नी है गाजा में की, और जो खाना पीना दवाई पहुंचानी है, उसको लेकर जो भी प्रयास हुए हैं वो इजराइल एक एक दो दो बोट को रोक रही है। तो फिर ये सोचा गया कि एक बहुत बड़े पैमाने पे दुनिया भर को मोबिलाइज किया जाए और 1000 शिप गाजा की तरफ बढ़े। तो उसकी प्लानिंग की मीटिंग एक लंदन में हो गई थी, एक टुनीशिया में हो गई है, और उसकी तीसरी मीटिंग अभी यहाँ कोलंबोर मलेशिया में है, जहाँ हम लोग इंडिया से 3 साथी आए थे। प्रफुल्ला सामंतरा जी, जो गोल्डमैन अवार्ड विनर है, जिसको ग्रीन नोबेल बोलते हैं, ग्रीन नोबेल प्राइज। एक निकिता नायडू करके हैदराबाद की, प्रफुल्ला जी ओडिशा के हैं, निकिता नायडू जो हैदराबाद की है, जो पैलेस्टाइन में बहुत काम करी है, पैलेस्टाइन फोरम की पार्टी हो। और माई सेल्फ, हमारे मित्र सुनीलम जी नहीं आ पाए, पासपोर्ट का मसला है, संदीप पांडे भी उनकी पार्टी की कांग्रेस थी। 3 लोग हम लोग आए, और यहाँ 2 दिन की बैठक थी जिसमें बहुत सारी निर्णय हुए, बहुत सारी प्लानिंग हुई कि ये शिप्स निकालनी है, और उसको लेकर लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी, फाइनेंस, बहुत सारे मीडिया, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको सीखनी है, समझनी है। तो उसको लेकर ये 2 दिन की बैठक हुई थी। मैं अभी भी कोलंबो में आज शाम को निकलकर, क्योंकि रुकना था मुझे, कुछ और लोग से बात करनी थी प्लानिंग के लिए, तो बातें हो रही है। और इम्पोर्टेंट है कि जो लोग दुनिया की जो देश आए थे, उसमें से इंडोनेशिया, मलेशिया तो था ही, इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, फिर कंबोडिया के भी लोग थे, सिंगापुर के लोग थे, इंडिया से हम लोग थे, ईरान की एक अच्छी डेलीगेशन आई थी, विच वॉज अ गुड साइन। और कुछ और भी, मतलब 10-12, हाँ, स्पेन वॉज देयर, कई मुल्कों से थे। स्पेन, जिब्राल्टर, कनाडा, ये सब 10-12 इंपॉर्टेंट मुल्क थे ये मीटिंग में। हाँ, तो इसमें इसमें क्या कुछ फैसले हुए, कोई रेजोल्यूशन पास हुआ, कोई आगे की प्लानिंग, कोई डेट तय हुई उस 1000 शिप्स की, क्या कुछ है? जी, एक शालम डिक्लेरेशन पास हुआ है, जिसमें दुनिया के लोगों को, दुनिया के सरकारों को भी आह्वान हो रहा है कि इस पूरे प्रयास को आप सहायता कीजिए, इसको मदद कीजिए। और मैं एक ग्रुप में था, गवर्नमेंट प्लानिंग ग्रुप,
कि सरकारों से कैसी बात करनी है, तो कैसे अप्रोच करना है। मैं मानता हूँ कि अनवर इब्राहिम जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं ये पूरे प्रक्रिया में। तो कुछ मुल्क है जो डायरेक्टली इसमें सपोर्ट की हम लोग मांग करने वाले, फ्रॉम मलेशिया टू ईरान टू इराक टू टर्की टू जो कंट्रीज है, स्पेन, वेनेजुएला, बोलिविया, कुछ तो सरकारें डायरेक्टली ये प्रोसेस को सपोर्ट कर सकती है, कुछ न्यूट्रल रहेगी, कुछ विरोध भी करेगी। विरोध करने वाले भी कम होंगे ये ह्यूमैनिटेरियन प्रोसेस को। मगर प्लानिंग हो रहा है सितंबर अक्टूबर का, क्योंकि इतना बड़ा प्रयास है कि उसको वक्त लगने वाला है। और आई थिंक जो प्लानिंग है कि हम लोग टूनिशिया से ही चले, क्योंकि इतने दूर से शिप ले जाना इंडोनेशिया से टूनिशिया वगैरह बहुत टाइम और पैसा जाएगा। तो आइडिया यही कि वहीं टूनिशिया में शिप्स का अरेंजमेंट किया जाए, खरीदा जाए, क्योंकि रेंट पे तो हो नहीं पाएगी, बोट वापस मिलने नहीं वाली, या मिलेगी कि पता नहीं। तो आप शिप खरीदो और उसमें एक बोट में जो प्लान हुआ है कि एक बोट में 20 ही लोग चले, फिर कैप्टन और क्रू रहेंगे। तो ये 20 लोग की बोट्स रहेगी, और उसके साथ बड़े जहाज होंगे जिसमें हम लोग एड लेके जाएंगे। और सितंबर अक्टूबर का पूरा प्लान चल, अभी तक डेट पक्की हुई नहीं, अभी तक बातचीत चल रही है, क्योंकि ये बहुत इंटरनेशनल बड़ा एक्सरसाइज है और ये शिपिंग खास करके हम जैसे देशों का अनुभव है नहीं। तो वी आर लर्निंग, बट वी आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, हम लोग करेंगे इस बार। और ये भारत अभी में भी जी अभी जब मैं आपसे जी बात कर रहा हूं, अभी कुछ देर पहले मैं कुछ सर्च कर रहा था, तो टुनीशिया की वहां से एक अनाउंसमेंट 1000 शिप्स का जो हुआ है, यानी उसी का हिस्सा है जो आप साउथ एशिया के मुल्कों को कितना कंट्रीब्यूट करना है उसमें, उस तरह का कुछ प्लान है क्या? जी, ये अच्छा है आपने बताया कि टूनिशिया की सरकार ने अनाउंस कर दिया है, या हाँ, टूनिशिया के एनजीओ ने अनाउंस किया होगा। जी जी मगर जी टूनिशिया इसलिए क्योंकि एक तो पोर्ट लगेगा जो रोकेगा नहीं आपको, जी जी क्योंकि हम लोग शिप लेके जाते हैं, बाद में वो ग्रीस बोलेगा मत चलो, साइप्रस बोलेगा, तुर्की का भी दिमाग पता नहीं क्या होता है। तो हाँ एटलीस्ट हमको पता है कि टूनिशिया की सरकार ने सपोर्ट किया है कि आपके शिप्स को यहाँ लाइए और यहीं हाँ से आप लोग गाजा की तरफ जाइए। तो ये हम्म एक तो सिक्योर पोर्ट है हमारे पास। हम्म हम्म अ, इसके साथ दूसरी बात है कि जहाँ तक साउथ एशिया की बात है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो हमारे मुल्क है सब, ये भी कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये जरा हम लोग कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। और लंदन में भी कल बात हुई है, क्योंकि सुमुद फ्लोटिला करके ये पूरा प्रयास है। सुमुद फ्लोटिला, सुमुद का हम्म मतलब है क्लिंगिंग टू द लैंड, मैं जमीन को एकदम पकड़ के बैठा हूँ करके, वो हम्म सुमुद एक अरब शब्द है। तो हम्म, जिसको हम लोग अपने तरीके से एक सत्याग्रह बोलते हैं, वो अपने तरीके से सुमुद बोलते हैं। जी ठीक है, जी तो इट इज कॉल्ड सुमुद फ्लोटिला। और इसमें सेक्युलर ग्रुप से, लेफ्टिस्ट ग्रुप से, फेथ बेस्ड ग्रुप से, धर्म को मानने वाले, धर्म को नहीं मानने वाले, अलग अलग किस्म के लोग हैं, जो सब यूनाइटेड है गाजा के सीज को तोड़ने के लिए। और ये प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट। इंडिया में भी हम लोग ने अलग अलग ग्रुप्स के साथ बात करना शुरू की है, वामपंथी दलों से बात, कांग्रेस को भी लेटर लिखे हैं, सभी रीजनल पार्टीज को लिखेंगे, मोदी जी को भी लिखेंगे कि एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट है, सरकार को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। तो अच्छा और हम लोग ने अच्छा अच्छा, जी मैं थोड़ा सा और गहराई से समझना चाहता हूं। जो मैंने कुछ पढ़ा है इस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, उसमें टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ कोर्स इजराइल पैलेस्टाइन इशू with a focus on achieving peace, security and development for both Israel and Palestinians। इसमें अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो नहीं, ये न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस में में ऐसा कुछ नहीं था, ये कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं था, ये और किसी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा 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 ये अच्छा कोई और ये कॉन्फ्रेंस की आपने जिक्र किया, वो मैं उसमें नहीं था। अच्छा अच्छा, ये कोई दूसरी कॉन्फ्रेंस थी। हाँ, जी मैं जी जी इसीलिए समझना चाह रहा। अच्छा, तो क्या क्या मलेशिया में उस वाली लाइन पर चलने वाले लोग भी एक्टिव हैं जिस लाइन पर फ्रांस और सऊदी अरब ने न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस की है क्या? नहीं, वो अगर टू स्टेट की सॉल्यूशन करने वाले लोग भी है, हाँ तो ये कोई नहीं बोल रहा कि हमास को गाजा से हटना चाहिए और गाजा से हमास को निकालो वगैरह, वो सब यहाँ कोई नहीं बोल रहा है। टू स्टेट हम्म, सॉल्यूशन का तो दुनिया भर के सरकारों ने माना ही है। जो हाँ 147 सरकारों ने सपोर्ट भी किया अभी तक पैलेस्टाइन को, वो सब बोल रहे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। मुद्दा ये है हम्म। कि इसराइल खुद कोलैप्स मोड में है, उसको पता नहीं उसको क्या करना है, हम्म, लोगों को मानने के अलावा उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना बड़ा वातावरण अभी क्योंकि खुद इजरायली आर्मी और नेतन्याहू में फर्क आ रहा है कि हम लोग से नहीं हो पाएगा। हम्म।
वो जो बोल रहे कि अंदर जाओ और हमास को खत्म करो। अरे 2 साल लगभग हो चुके हैं, आप हमास को नहीं खत्म कर पाए हैं। आपकी आर्मी अभी डरी हुई है, ठीक है। खाली एरियल बॉम्बिंग से आप लोगों को मारे, 100 लोग को, 200 लोग को रोज आप मारे हो, भुखमरी से लोग मर रहे हैं। आपकी आर्मी मुकाबला नहीं कर पा रही जमीन पर हमास से, वो रियलिटी है। ओके, इसलिए खुद इजरायली आर्मी बोल रहे कि ये सब मत करो। और अभी आप देखोगे कि नेतन्याहू को वो सो कॉल्ड हॉस्टेजेस की भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो इजरायली सोल्जर्स है। उसका तो बोलना है कि इजरायली सोल्जर मरने के लिए तो होते हैं, तो उनको मरने दो। तो ये कभी भी हॉस्टेजेस के बारे में कुछ था ही नहीं, उसका एजेंडा कुछ और ही था। सत्ता में बसता था, जेल से जाने से बसता था। पूरी वॉर ही छेड़ दी पूरी दुनिया में ये आदमी। और ये इसराइल का खात्मा का, इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बात है अहमद भाई। यहाँ कुछ हाँ फिलिस्तीनी साथी मिले थे, महिला पुरुष बहुत। तो जब मैंने कहा कि आप चिंता मत करो, 2028 तक इसराइल खत्म होगा, बोला 28, 3 साल और। अरे ये 2-3 महीने में होना चाहिए, हमको तो उम्मीद है। तो इनको इतना कॉन्फिडेंस है, और ये सब गाजा के लोग हैं जो मिले मुझे। तो इनको इतना कॉन्फिडेंस है उनके संघर्ष में, आजादी की लड़ाई में, कि भाई इसराइल का एंड ही आ रहा है और फिलिस्तीन आजाद होने वाला है। तो बहुत सारे लोग दुनिया में आजकल लिख रहे हैं वो बात। हाँ, तो यानी इजराइल 2-3 महीने में उनके मुताबिक उन्हें ये ऐसी उम्मीद है कि वो खत्म होगा और फिलिस्तीन ही बाकी रहेगा। अच्छा, दूसरी तरफ जब आप कॉन्फ्रेंस में वहां पर हैं, इस दरमियान दो बहुत अहम खबरें आई हैं। एक तो ये जी कि इजरायली कैबिनेट ने ये तय किया है कि गाजा को टेक ओवर कर लिया जाए और वहां पर यानी उनकी मर्जी की ट्रांजिशनल कोई सरकार बने। दूसरी बात, उधर लेबनान की सरकार ने ये फैसला किया है कैबिनेट ने, हालांकि कुछ लोग मेंबर उसमें कैबिनेट मेंबर्स वहां से हट करके चले गए, उठ करके चले गए। उसमें ये फैसला लिया गया कि हिजबुल्लाह के हथियार वापस लिए जाएं, हिजबुल्लाह को निहत्था कर दिया जाए। इन दो इश्यूज पर आप जब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप वहां पर हैं, तो वहां इन चीजों पर भी कोई चर्चा हुई है क्या? जो ताजा खबरें आ रही हैं। नहीं, ऑफिशियल चर्चा तो नहीं, क्योंकि ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस तो फ्लोटिला को लेकर करना ही था, उसी के लिए मिले थे। बट साइडलाइंस में हम लोग आपस में तो सब बातें कर रहे थे। हाँ। जहां तक नेथन्याहू बोला कि अभी मैं गाजा को टेक ओवर करूंगा, तो 2 साल से क्या झक मारे भाई तू, ये क्या कर क्या रहा था एट टाइम पे, हो ही नहीं पा रहा तुमसे। हाँ। ओके, हाँ। तो एक तो ये बात तो ये बोल रहा है, मगर बहुत अंतर विरोध है इसराइल के अंदर। आर्मी और नेतन्याहू की सरकार में अंतर विरोध है, खुद पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अंतर विरोध है, ठीक है। तो अभी तो देखना है, क्योंकि उसने जब 18 मार्च से ये पूरा तांडव चालू किया है, तब उससे 2 महीने का टाइम बोला कि 2 महीने में ये सब खत्म हो जाएगा मामला। तो यहाँ तो 6-8 महीने होने की बात आई है, ठीक है। तो ये बोलना बहुत आसान है नेतन्याहू के लिए कि मैं पूरा टेक ओवर करने वाला हूं, मगर उससे उससे नहीं हो पा रहा है, उसकी आर्मी से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग, और इससे इजराइल कोलैप्स मोड में ही जा रहा है, क्योंकि दुनिया देख रही है, भूखमरी देख रही है, स्टारवेशन देख रहा है, और नेतन्याहू बोल रहे हैं यहाँ कोई भूखमरी नहीं है। अरे तो क्या फोटो क्या आ रहा है भाई वहां से, दुनिया भर की वीडियो क्या आ रहा है, बच्चे लोग के पास, मतलब सब हड्डी पसली दिख रही है सबकी, ठीक है? और इससे पूरा एक एंटी इसराइल माहौल बन रहा है। और अभी सरकारों को, जर्मनी को भी बोलना पड़ा कि अभी मैं हथियार बेचना बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सरकार, ये सब उनके भी वहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, मीडिया में आ रही है बातें, सोशल मीडिया में फैल रही है, जनता प्रोटेस्ट कर रही है। लंदन में आप देखिए, कल जो प्रोटेस्ट हुआ पैलेस्टाइन एक्शन के फेवर में, वो जो एक ग्रुप को वो लोगों ने टेररिस्ट करार किया, कल 400 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया ये की समर की सरकार ने। अगर रशिया में 4 लोग को पकड़ते तो पुतिन के खिलाफ आवाजें हो जाती है, यहाँ 400 450 लोग को पकड़ा है कल। तो पूरा जो वेस्टर्न, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी इतने ऑपरेसिव स्टेट हो चुके हैं कि जो भी, और अमेरिका तो हमको पता ही है ट्रम्प के अंदर क्या हो रहा है, ये पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड कोलैप्स मोड में जा रहा है। ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज, वो दिख रहा है कि कितने घिनौने फैशिस्ट कंट्री जैसे बनते जा रहे हैं। ओके, तो एक तो ये खुद वेस्ट एक टर्मोइल और क्राइसिस में आ चुका है इसराइल के कारण, खुद वेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, उनकी इमेज डिस्ट्रॉय हो रही है, उनके सो कॉल्ड रूजवेल्ट ऑर्डर और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज और डेमोक्रेसी वगैरह सबके सब खत्म हो गए। अभी हम लोग आते हैं लेबनान की तरफ कि ये जो पूरा प्लान रहा है इसराइल का कि जो जो देश सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन को, सबको खत्म किया जाए, जो जो रेजिस्टेंस फोर्सेज है उनको खत्म किया जाए। तो एक तो टारगेटिंग उनका गाजा में चल रहा है, वेस्ट बैंक में चल रहा है। दूसरा उनका टारगेट है हिजबुल्लाह लेबनान में, कि ये अगर एक्सेस खत्म हो जाता है तो फिर तो लेबनान को बचाने वाला कोई रहेगा नहीं, ठीक है। तो हिजबुल्लाह का वही अभी तक बोलना है कि मेरे जो हथियार है वो इसराइल के खिलाफ है, हमने कभी भी हमारे हथियार अंदर के, हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए कभी इस्तेमाल नहीं किए। तो इसराइल, जब हिजबुल्लाह के फाइटर्स मारे भी गए अंदरूनी कारणों से, तब भी उन्होंने हथियार नहीं उठाए।
तभी उन्होंने लेबनीज स्टेट को बोला कि तुम आर्मी को उतारो और जो गिल्टी उनको पकड़ो। कभी तक हिजबुल्लाह ने बहुत पेशेंस और संयम से काम किया है। मगर क्या हुआ है कि अमेरिका और फ्रांस और सऊदी और इजराइल और कतर और ये जो सब फोर्सेस है, इनका बोलना है कि हम लोग तभी लेबनान की इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे, सैंक्शंस हटाएंगे, जब हिजबुल्लाह अपने हथियार सरेंडर करे। तब तक $1 आपको नहीं मिलने वाला, $1 आपको नहीं मिलने वाला। तो ये पूरा इकोनॉमिक प्रेशर का दबाव बना रहे कि हिजबुल्लाह अपने हथियार सरेंडर करे। हिजबुल्लाह ने 2 बातें बोली है कि मेरे हथियार इजराइल के खिलाफ के हैं, मेरे हथियार गाजा और पैलेस्टाइन के लिए है। ओके, ये आप समझिए। और आज मैंने एक वीडियो देखा ट्रिपोली से कि काफी सुन्नी ग्रुप्स हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिपोली माना जाता है अलकायदा, आईसिस और ये वहाबी सलफी एलिमेंट्स का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड। यहाँ भी बात है कि जोलानी की आर्मी आएगी और ट्रिपोली भी लेके जाएगी। मगर सुन्नी के कुछ सुन्नी हजरत की कुछ वीडियोज आ रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह के साथ खड़े, वो रेजिस्टेंस का हमारा साथी है। ओके, और आपने सही बताया कि जो लेबनीज पार्लियामेंट है उसमें भी काफी डिबेट हुआ है, और जहाँ तक हिजबुल्लाह और अमाल के मेंबर्स है, दे विल नेवर एग्री, सवाल ही नहीं आता। ये सुसाइड है। हम लोगों ने देखा है कि अलावाइट्स जो नियते हैं सीरिया में, उनके खिलाफ क्या हो रहा है, ड्रूज के खिलाफ क्या हो रहा है। ओके, तो लेबनान में अगर ये होता है तो यहाँ का शिया तो ये लोग तो सफाई कर देंगे, ये तो क्लियर कट है। और बाद में पैलेस्टाइन के लिए, गाजा के लिए उठाने वाली कोई आवाज लेबनान में बचेगी नहीं, क्योंकि उनका टारगेट क्या है कि लेबनान और पैलेस्टाइन का मुद्दा अलग है। ये एक फॉरेन पॉलिसी एजेंडा है। लेबनान का कुछ भी नाता रिश्ता पैलेस्टाइन के साथ नहीं होना चाहिए। तुम हमारे खुद के मामले देखो, पैलेस्टाइन को अपने हवाले पे छोड़ दो, और वो हिजबुल्लाह कभी करेगा नहीं, ना लेबनान की मेजॉरिटी जनता कभी ऐसा कुछ करने वाली है। तो ये पूरा प्लान फेल ही होगा। उन्होंने लेबनीज आर्मी को बोला कि आप उनको हथियार निकालने का आपकी जिम्मेदारी है। लेबनीज आर्मी में 1/3 से ज्यादा तो शिया है, ठीक है। तो ये तो आपको अगर सिविल वॉर ही करना है तो कर लीजिए, देखो उसमें से क्या होता है। मगर अगर उनको लगता है कि सभी सुन्नी और क्रिश्चियन हिजबुल्लाह के विरोध में है, तो बहुत बड़ी गलती है उनकी। मैं तो मानता हूँ कि क्रिश्चियंस का बड़ा तबका और सुन्नियों का बड़ा तबका हिजबुल्लाह के साथ है। ओके, तो ये अमेरिका का और इजराइल का प्लान पूरा का पूरा फेल होना है। और अगर जोलानी ऐसा कुछ करेगा तो सीरिया के अंदर उठाव ही उठाव होगा। ये सब लोगों को जो इजराइल की दलाली के लिए आज दमिश्क और बेरूत में बैठे। ये जो मैं दर्शकों को आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि त्रिपोली का जो जिक्र किया आपने, मेथी बोरावाला साहब ने, त्रिपोली एक शहर लेबनान का है और एक त्रिपोली राजधानी है लीबिया की। इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बता दूं कि दोनों के नाम एक ही स्पेलिंग से हैं, एक ही तरह से हैं। उन्हें अरबिक में तराबलस कहा जाता है और अंग्रेजी में त्रिपोली कहा जाता है। अच्छा, आपने दोनों जगह बताया कि ना तो गाजा में इनको कोई कामयाबी मिलने वाली है, टेक ओवर करके कोई चीज होने वाली नहीं है, और हिजबुल्लाह को भी निहत्ता नहीं किया जा सकता। ये प्रोग्राम भी फेल होने जा रहा है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के समझना चाहता हूं। हूथी अंसारुल्लाह ने जो अभी आखिरी फेज, चौथा फेज वो कह रहे हैं, उन्होंने जो शुरू किया है वो तमाम कंपनियों के जहाज जिनके जहाज इजराइल के साथ कोई कारोबार करते हैं, उनको सबको हिट करने की बात कर रहे हैं हूथी अंसारुल्लाह। उनका कहना यह है कि किसी भी मुल्क का हो, कि कोई भी डेस्टिनेशन हो, जो कंपनी कारोबार करती है इजरायली पोर्ट से, हम उनको हिट करेंगे, चाहे वो इंडियन ओशन में हो, चाहे मेडिटेरेनियन में हो, चाहे रेड सी में हो। तो ये एक नया जोश, वलवला और मुसलसल वो हमले कर रहे हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, अश्कलोन पर, बारशेवा पर। तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? उस फ्रंट को अब कितना मजबूत देख रहे हैं? यमन का फ्रंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अरब फ्रंट है, और ये एक्सिस का ही पार्ट है। ईरान, यमन, हिजबुल्लाह, हस्तर शाबी, हमास वगैरह जो पूरा फ्रंट है। तो सीरिया जब थोड़ा कम पड़ गया, और उठेगा, सीरिया बहुत कम पड़ गया अभी, तो सीरिया कम पड़ा है, तो यमन बहुत बड़े पैमाने पे ताकतवर होकर, और अब माफ कीजिएगा कि वो यमन में सिविल वॉर करने में फेल हुए। साउथ में जो सुन्नी हजरात है, यूएई और सऊदी का जो रोल है, वहाँ तो यूएई और सऊदी का भी अंतर्विरोध है। तो उनकी कोशिश थी कि वहां से उठाव हो जाए और सना पे ये लोग हमला करें, मगर वो हो नहीं पा रहा है। इसलिए बोला कि लेबनान में भी ये लोग फेल होने वाले एक सिविल वॉर और करवाने की।
यानी मैं बीच में रुक करके थोड़ा सा नतीजे के तौर पर बताना चाहता हूं। यानी जहां जहां भी उन्होंने, चाहे लेबनान हो, चाहे यमन हो, चाहे गाजा हो, वहां कहीं भी सुन्नी शिया टकराव जैसी हालत या दाखिली जंग, सिविल वार जैसी हालत नहीं हो पा रही है तमाम कोशिशों के बावजूद। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है वहां के लोगों की, लोकल लोगों की बड़ी कामयाबी है। उनके खिलाफ जो साजिश की जाती रही है कि सिविल वार हो जाए, किसी तरह से आपस में ही लड़ मारे, वो सब नहीं हो पा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, वही। और ईरान में भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ईरान पे जो हमला हुआ तब भी वही बात थी कि वो रेजिम चेंज हो जाए, कुछ उठाव हो जाए, कुछ कुर्दों के हो जाए, कुछ अरबों के हो जाए, कुछ साउथ में हो जाए, बलूच इलाकों में, नहीं हो पा रहा है। तो ये दिख रहा है कि एक राष्ट्रवाद उनका, या यूनाइटेड जो एक एक कंट्रीज, ईरान तो पहले से ज्यादा यूनाइटेड हो गया, वो तो दिख ही रहा है। यमन भी पहले से ज्यादा यूनाइटेड हो गया, और मैं तो मानता हूँ कि लेबनान भी पहले से यूनाइटेड होने वाला है, और सीरिया में कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन की गुंजाइश लग रही है। तो ये पूरा प्लान फेल हो रहा है इनका, क्योंकि और उसके साथ यमन ने अभी जो ऐलान किया है कि जो भी शिपिंग अब इसराइल के साथ लिंक्ड है, अभी तक तो खाली इजरायली शिप की बात थी, अभी तो जो भी शिप्स, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी हो, चाहे वो तुर्किश और इजिप्ट की शिप्स हो, जो भी इसराइल के सामान को लेके जाएगा, वो सब भी टारगेट पे है। तो ये तो होती हो कि अंसार की पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, उनके पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस की बात दिख रहा है, उनकी मिलिट्री कॉन्फिडेंस, उसके बाद जो मिसाइल है, और इसराइल उनके इसको रोक भी नहीं पा रहा है। और अंसार यहाँ तक कहा है कि हमको फ्री पैसेज दे तो हम तो पैलेस्टाइन जाने के लिए तैयार है। वो भी टाइम आने वाला है, वो भी टाइम आने वाला है, ये सब, क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग की इसराइल वापस तैयारी कर रहा है ईरान पे हमले की। तो और इस बार मेरे हिसाब से ईरान को रुकना नहीं चाहिए, और अभी तो फुल ब्लास्ट से सबको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो टाइम ही आ रहा है, एंड गेम ही आ रहा है। मैं उसी पर आने वाला था। ईरान में भी जंग की बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है, जैसे कि खबरें आ रही हैं। एक मिसाइल खुर्रम शहर 5 जो 12,000 किलोमीटर तक जा सकता है, अमेरिका में भी वो कहीं भी हिट कर सकते हैं, ईरान ने ये दावा किया है। उनके नया एक मिसाइल तैयार हुआ है। इसके अलावा उन्होंने नेशनल डिफेंस काउंसिल दोबारा बनाई है, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से भी ऊपर काम करेगी। उसमें आयतुल्लाह खामेनेई के नुमाइंदे को ही वहां पर हेड करने के लिए कहा गया है। तो वो वहां जिस तरह की ईरान में तैयारी इस बार है, और जो मजबूती से वो कह रहे हैं कि बात अमेरिका से तब होगी जब कंपेंसेशन दिया जाएगा जो ईरान पर हमला किया है अमेरिका ने। तो उधर भी बहुत मजबूती नजर आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं? मैंने कल एक फोटो देखा है कि जो ईरान ने जो चाइनीज J-10C जेट फाइटर ऑर्डर किए थे, वो ईरान को दे भी दिए गए। आई होप इट्स ट्रू, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, मगर कल तो देख लिया मैंने। ईरान की जो एयरफोर्स की वीकनेस थी, वो भी कवर हो रही है। इसराइल के पास एक ही बेनिफिट है, वो उनका एयरफोर्स का, और वो भी एयरफोर्स ज्यादा काम नहीं कर पाई, क्योंकि ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और एंटी मिसाइल सिस्टम्स और खुद के मिसाइल स्ट्रॉन्ग है कि इसराइल टिक ही नहीं पाएगा 12 दिन की जंग में, हमको पता है। खाली जो पहले दिन वो कर पाया, उसके बाद तो 11 दिन उससे मारी खाए, उसके तरफ से कुछ खास हुआ नहीं। और अमेरिका ने भी जो इंटरवीन किया, वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर ईरान ने जो कतर में जो अल मुआहिद, वो जो उबैद बेस को मारा, वो बड़ी बात है। अमेरिका एकदम दंग रह गया था कि इनकी पास क्या फायर पावर है। तो आई थिंक ईरान के खिलाफ की तैयारी चल रही है, और ये पता ही था, नेतन्याहू को पता है कि एक्सिस का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर ईरान है। जब तक वो खत्म नहीं होगा, तब तक ये मामला चलने वाला है। सबको सपोर्ट मिलता रहेगा, सबकी ताकत बनी रहेगी। इसलिए ईरान तो आखिरी टारगेट तो बहुत पहले से था, मगर वो कर नहीं पा रहे। एंड अमेरिका भी वो पोजीशन में नहीं है, ट्रम्प तो वो पोजीशन में नहीं कि ये एक फ्रंट खोला जाए। वो तो नोबेल प्राइज जीते के चक्कर में भी है ना, सब जगह सीजफायर कर रहा है। तो और आप ये भी बात कीजिए कि पेजेशकियान, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का जो पहले विजिट हुआ, ना वो चाइना गए, ना वो रशिया गए, वो पाकिस्तान गए, क्योंकि वो बॉर्डर को सिक्योर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ओके, क्योंकि अजरबैजान बहुत ही डेंजरस कंट्री बनते जा रहा है। ओके, कल किसी लिखा कि जब शाह ईरान सत्ता में थे, तो किसी ने कहा कि ये ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है। ओके, मगर जब ये क्रांति हो गई, तब से ये शिया हो गए, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ। ठीक है, अजरबैजान एक बहुत ही खतरनाक कंट्री है, मेजॉरिटी शिया कंट्री है, मगर वो कोई बोल ही नहीं रहा है। ओके,
तो ईरान का शिया मेजॉरिटी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, और अजरबैजान भी एक शिया कंट्री है, वो क्या कर रही है, वो सब बात तो कीजिए। धर्म और हाँ, पंथ की बात करनी है तो ये सब भी बात कीजिए भाई। तो बिल्कुल द पॉइंट इज बिल्कुल। दैट और ईरान की तैयारी बहुत स्ट्रांग है और एक्सिस इज रेडी। और ये पूरे प्रेशर्स इराक में भी आ रहे हैं, हसन शाबी के, वो भी नियत हो जाए कतब हिजबुल्लाह, अगर वो सब कर नहीं पा रहे, वो कर नहीं पा रहे। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका एक कॉकेशस से कॉरिडोर बनाने की भी तैयारी कर रहा है। उसके खिलाफ भी अमेरिका ईरान ने कहा है कि हम उसको भी नाकाम करेंगे। पूरी कोशिश है ईरान को घेरने की, लेकिन ईरान की जिस तरह से बढ़ती हुई ताकत है और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जितनी मजबूती से खड़ी है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसी उम्मीद है दुनिया को कि अब अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतें यहाँ कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर पा रही हैं और ना ही कर पाएंगी। आखिर में कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर, आप कोलालंपुर में हैं, वहां ओवरऑल फिलिस्तीन की सपोर्ट में क्या हालत है, क्या लगता है? बहुत स्ट्रांग है। कोलालंपुर में कल एक 50,000 लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी था। मैं नहीं जा पाया था क्योंकि मुझे कुछ मीटिंग्स करनी थी तैयारी के लिए, मगर हमारे कुछ साथी कल गए थे, उनको बहुत अच्छा लगा था। दूसरा और एक एलिमेंट में जोड़ दूं कि क्योंकि अभी तक ये पूरे फ्लोटिला प्रोसेस में ना चाइना है ना रशिया है, मगर हमारे प्रयास से जो हम लोग ने एक प्रयास किया रशिया के साथ और ईस्ट अपने दोस्तों के साथ, तो रशिया के लोग भी अभी फ्लोटिला में जुड़ेंगे। ओके। और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, ये जो कंट्रीज है, मैंने हमारे यहाँ की ऑर्गेनाइज को बोला कि हमारे जो हिंदू आजाद है, क्योंकि वैटिकन को भी इन्वॉल्व करना है, दलाई लामा को भी इन्वॉल्व करना है, हमारे शंकराचार्य जो इंडिया में जो सेक्युलर, इनको भी इन्वॉल्व करना है। तो जितने अलग अलग विविध धर्म के लीडर्स है, उनसे भी लेटर लिखा जाएगा और एक बहुत बड़ा माहौल बनाया जाएगा दुनिया में कि पूरे दुनिया की ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जनता, इसलिए मैं ग्लोबल साउथ नहीं बोलता, ये ग्लोबल मेजोरिटी हमारा, 3-4 देश को छोड़ दो तो पूरी दुनिया इधर है। बिल्कुल मुट्ठी बिल्कुल वालों को छोड़ दो कि ये 10 हाथ की उंगली में से एक आधी उंगली उनके साथ है, बाकी के सब इधर ही है। ओके। तो बिल्कुल बहुत बड़ा आइसोलेशन है अमेरिका का और इजराइल का खास करके, और दुनिया के बहुत सारे देशों को जोड़कर ये फ्लोटिला गाजा की तरफ जाना है। देखेंगे वो रोकते हैं क्या होता है, मगर जी। इस बार सरकारों को भी हम लोग बोल रहे हैं कि आप भी इसमें आइए, क्योंकि यूएन चार्टर में कुछ क्लॉजेज है, हम जानते हैं कि अगर जेनोसाइड हो रहा है तो सरकारों की और सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि आप इंटरवीन कीजिए, आप पीस कीपिंग फोर्स करके वहां भेजिए, एयर ड्रॉप कीजिए। खुद बिल्कुल पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशंस के थ्रू से जानी चाहिए, और अगर यूनाइटेड नेशन नहीं तो खुद आर्मी भेजो, ये सरकारें कर सकती है। दूसरी बात है कि अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन में जाते हैं और ये वीटो हो जाता है, तो देयर इज यूएन चार्टर 377 कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वोट करती है और यूएन वो वीटो को कैंसिल हो जाता है, और देन यूनाइटेड नेशंस की मेजॉरिटी कंट्री डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। तो है बहुत सारे लीगल रास्ते है, हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, सत्य अहिंसा और लीगल रास्ते से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बिथी बोरवाला साहब। आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को हमेशा, जहां जहां भी आप विदेशों में गए हैं, फिलिस्तीन, इजराइल, इस इशू पर आपने हमारे दर्शकों को अपडेट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हमारी कोशिश आपको कैसी लगी, आज का वीडियो कैसा लगा, और जिस तरह से हम मुख्तलिफ मुल्कों से रिपोर्टें हासिल करते हैं और जहां कहीं गेस्ट हमें मिल पाते हैं या हमारे भारत से जाने वाले लोग होते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सही बात, सच्ची बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।